Very good evening students, welcome back to the next lecture, and in this lecture our topic is center and state relations. बेटा अब आप बात कर लेते हैं ना सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस को समझने और समझाने की प्रक्रिया की। तो दोनों मैं ही करूँगा, उसमें आपको दिमाग ज़्यादा लड़ाना नहीं है, ठीक है। हमारे एलएलबी भाई और हमारे इंजीनियर भाई, इन दोनों के लिए ये जो नोट्स है ना ये ज़रूरी हैं, पढ़ लेना इसको। अपच की समस्या के लिए सतमूला और बाकी की दवाइयाँ साथ में लेके बैठ जाओ, समझा मैं दूंगा। अगर अपच की समस्या हो जाए तो ले लेना एक बार सुबह और शाम में, ठीक। और इसी दवाई को लेने का प्रोसेस आपका सेंटर स्टेट रिलेशन है। फार्मूला आपके सामने है, ये फार्मूला है। एक टैबलेट है, इसका नाम है TSR। TSR टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है, ठीक है। लेनी है, इन लेनी है, ठीक है। IN लेनी है 2 बार। IN है रूल ऑफ डॉक्टर के द्वारा, रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर, ठीक है। रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर, ठीक है। TSR दिन में 2 बार, ठीक है। दिन है तो इन तो दिन में 2 बार, तो इन रिकमेंडेड डॉक्टर, जो भी डॉक्टर रिकमेंड करेगा उसी के अकॉर्डिंग। फार्मूला याद हो गया हो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रोसेस शुरू करते हैं, ठीक। तो देखिए TSR है पहले, तो पहला है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, ठीक। उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन, S से। अभी आर्टिकल छोड़ दीजिए, दिमाग मत लड़ाइए, उसको भूल जाइए, ठीक है। दूसरा है सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। तीसरा है आपका रेसिडुअरी पावर, TSR हो गया। उसके बाद क्या था, दिन में यानी ड्यूरिंग इमरजेंसी। भाई टैबलेट कब लोगे, दिन में, जब ड्यूरिंग इमरजेंसी होगी तभी लोगे ना। 2 बार लेनी है, यानी 2 और मोर देन 2 स्टेट्स, जब 2 या 2 से अधिक स्टेट्स हों। इन यानी इंटरनेशनल और इनकंसिस्टेंसी, ठीक। R स्टैंड्स फॉर रिपग्नेंसी एंड D एज एन डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेंटर स्टेट जो रिलेशंस हैं बच्चों, जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं वो हमारे आर्टिकल स्टार्ट होता है हमारा 245 से, आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 255, ठीक है। इतना समझ में आया। आर्टिकल 245 से लेके 255 सेंटर स्टेट रिलेशंस को बताता है, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं, पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। 245 से स्टार्ट है ना, तो देखो 245 है, ठीक है। बीच में 1-2 छूटे हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन आर्टिकल 245 है। टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस क्या कहता है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ी लिया, ये इतना है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद 2 एंड मोर देन 2 से इतना, और इसको भी ले सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है, और इसको भी ले लीजिए, ठीक। अब एक 1 बाय 1 समझना शुरू करते हैं। पहला है हमारा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, ठीक है। पहला हमारा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, बहुत ध्यान से समझिएगा, आप किसी को समझा भी पाएंगे। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में 2 चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली। पहला क्या है आपका, पहला ये है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाएगी, यानी कि मेक लॉ फॉर द होल कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, ठीक। पार्लियामेंट दोस्तों देखिए, या तो पूरे भारत के लिए कानून बनाती है या किसी एक टेरिटरी के लिए कानून बनाने के लिए जो है सक्षम है, ठीक है। स्टेट्स के लिए भी बना सकती है, ठीक। अब देखिए दूसरा, अभी स्टेट्स के लिए छोड़ दीजिए, खाली ये देखिए कि पार्लियामेंट जो है वो पूरे कंट्री के लिए लॉ बना सकती है, होल कंट्री, और किसी भी टेरिटोरियल पार्ट के लिए वो सक्षम है कि कानून बना सकती है।
ठीक। दूसरा देखिए, जो लेजिस्लेचर है स्टेट का, ऑफ द स्टेट, वो क्या कर सकता है, मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ मेरे बच्चों? जो लेजिस्लेचर है स्टेट का, वो क्या करेगा, लॉ बना सकता है किसके लिए, पूरे स्टेट के लिए या किसी भी पार्ट के लिए जो स्टेट के अंदर है उसके लिए लॉ बना सकता है। ठीक, तो ये आपका आ जाता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये तो सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का एक पार्ट और है, उसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस के नाम से जानते हैं, वो भी इसी में ही आता है। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। ठीक है, यानी क्या पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है जिसके थ्रू पार्लियामेंट यहाँ से बैठे बैठे इंडिया के अंदर से विदेश में कोई कानून बना दे। ठीक, तो जी हाँ, ऐसी एक पावर है पार्लियामेंट के पास, जिसमें पार्लियामेंट क्या कर सकती है, मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट मैटर, ये मेरा थोड़ा मानचित्र ख़राब है, ठीक है, समझ लेना ये इंडिया है। ठीक, अब ये इंडिया में मान लीजिए कोई कंपनी है, यहाँ रन करती है ये कंपनी एक्स, और इसी की एक ब्रांच जो है आपका लंदन में है मान लीजिए, या कहीं भी है, यूएई में है, कहीं पर भी है। ठीक, तो चूँकि ये बिज़नेस इंडिया का है, ओनरशिप इंडिया की है, और ये सब्जेक्ट मैटर जो लंदन में इसकी जो फ्रेंचाइजी है, जो ब्रांच है एक्स कंपनी की, ठीक है, अब ये जो ब्रांच है क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है इंडिया के साथ, इसलिए अगर इंडिया की पार्लियामेंट चाहे तो डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस के अंतर्गत लंदन में इस ब्रांच के बेस पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर है, कानून बना सकती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे आप पूछ रहे होंगे, आपके मन में घोड़े तो दौड़ ही रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा। तो कभी आपने अगर आईटी एक्ट का नाम सुना हो, तो आईटी के जो डेटा शेयरिंग मैटर्स होते हैं ना, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, डेटा शेयरिंग। ठीक, कभी भी आपने सुना होगा कि जो थ्रेट होता है, जैसे कि कभी कभी लोग हैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उस केस में आईटी के पास अपना एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, उसमें एडेड है। तो कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री में कोई कंपनी से रिलेटेड डेटा की शेयरिंग हो रही है या कोई इलीगल काम हो रहा है, तो उसके अंदर का ये लॉ है कि उसको जो है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीज़न ले सकता है। ठीक है, तो डेटा शेयरिंग इसका एक एग्जाम्पल है, वो याद रखिएगा। ठीक, आई होप कि पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, जो आपका टेरिटोरियल नेक्सस का पॉइंट है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये जो पावर है टेरिटोरियल नेक्सस की, जो डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस है ये, इसमें ये पावर किसके पास है बेटा, ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अगर कोई पूछे क्या ये स्टेट कर सकता है, तो बेटा स्टेट की क्षमता से बाहर है, स्टेट बेचारा नहीं कर पाएगा, बट पार्लियामेंट कैन ईजिली डू दैट। ठीक, समझ में आ गया पहला पॉइंट। ठीक, तो टेरिटोरियल जो जुरिडिक्शन था आपका, जिसको कि आर्टिकल 245 के अंतर्गत लाते हैं, वो आपने समझ लिया, आर्टिकल 245। गुड। अब नेक्स्ट देखिए, सेकेंड वाला सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन है। सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, देखिए सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर हम 7th शेड्यूल में चले जाएंगे। ठीक है, अब 7th शेड्यूल क्या है? 7th शेड्यूल आपका यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर और कंकरेंट जो लिस्ट है, सॉरी, जो यूनियन की लिस्ट है, जो स्टेट की लिस्ट है और जो कंकरेंट लिस्ट है वो उसके अंदर आती है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है बच्चों, पार्लियामेंट, ठीक है, या यूनियन आप कह सकते हैं, ठीक है, यूनियन मतलब पार्लियामेंट, जब यूनियन बोलूँगा समझ लीजिएगा पार्लियामेंट है, ठीक। तो यूनियन जो है वो यूनियन लिस्ट को छेड़ सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट को छेड़ सकती है। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, यूनियन लिस्ट को और कॉन्करेंट लिस्ट को छेड़ सकती है। इसके लिए कानून प्रावधान बनाती है, लिखती है इसके अंदर। और जो स्टेट लिस्ट है बेटा, स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो ऑथराइज्ड है यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर के लिए और कॉन्करेंट लेजिस्लेचर के लिए, ठीक। भाई स्टेट भी तो लॉ बनाएगा ना, स्टेट के लॉ बनाएगा और कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी प्रोविजंस हैं उसमें छेड़छाड़ करेगा, अपना बना सकता है, ठीक। इसके पास भी पावर है और इसके पास पावर है। दैट मीन्स कॉन्करेंट लिस्ट एक कॉमन लिस्ट है जिसमें यूनियन एंड स्टेट दोनों का कोलैबोरेशन है, दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो 7th शेड्यूल में आपको मैंने सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन समझा दिया, जो कि आपका आर्टिकल 246 में आता है, ठीक। तो 245 पढ़ लिया तुमने टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, और दूसरा पढ़ लिया तुमने 246 आर्टिकल सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन। अब आगे बढ़ जाएं शांति के साथ, नहीं शांति नहीं मतलब हाँ ठीक है, ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं हम लोग, जिसको हम कहते हैं रेसिडुअरी पावर। रेसिडुअरी पावर बेटा आता है आर्टिकल 248 के अंतर्गत, ठीक है। अब रेसिडुअरी पावर क्या है बेटा, पार्लियामेंट के पास ना एक एक्सक्लूसिव पावर होती है, ठीक है, उस चीज़ के लिए जो मैटर आपका कॉन्करेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें नहीं आ रहे हैं, तो जो भी स्टेट लिस्ट में मैटर्स स्टेट लिस्ट से रिलेटेड लिखे होंगे बेटा, कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन के लिखे होंगे ना, यही तो अभी मैंने पहले ऊपर बताया था। तो जो स्टेट लिस्ट में और जो कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है, मैटर नहीं कवर हो, बहुत सारे ऐसे मैटर हो सकते हैं, ठीक है भाई। यूनियन लिस्ट में बहुत सारे मैटर्स होते हैं जो यूनियन से रिलेटेड हैं, यानी पूरी इंडिया से रिलेटेड है। एसएल में बहुत सारे ऐसे मैटर जो स्टेट से रिलेटेड हैं। कॉन्करेंट में यूनियन और स्टेट दोनों से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, ठीक है, जो फेडरल नेचर के हैं वो हैं इसके अंदर, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे मैटर होंगे जो रह भी गए होंगे, किसमें, स्टेट लेजिस्लेचर बनाते समय रह गए या कॉन्करेंट लिस्ट बनाते समय उसमें ऐड नहीं हो पाए, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास बेटा ऐसी पावर है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, जो मैटर इसमें और इसमें नहीं हैं उन मैटर्स पे भी क्या कर सकती है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, ठीक है। सो पार्लियामेंट इज ऑथोराइज्ड टू मेक लॉज, ठीक है, मेक लॉज जो स्टेट लेजिस्लेचर और कॉन्करेंट लेजिस्लेचर में नहीं है, उन पे पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो लॉ बना सकती है, स्टेट के पास है नहीं है। समझ में आ गया? अभी तक आपस कोई समस्या हुई नहीं हुई होगी ना, आगे भी नहीं होने दूंगा, परेशान मत हो, बस एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ो और समझो, ठीक है। समझ में आ जाएगा तो कुछ नहीं है, चूरन हो जाएगा, और नहीं तो तुमको चूरन बना देगा ये, ठीक है। तो रेसिडुअरी पावर आप लोगों ने समझ लिया। अब ड्यूरिंग इमरजेंसी समझ लीजिए फटाक से। ड्यूरिंग इमरजेंसी, अब ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है बेटा वो कवर करता है आर्टिकल 250 बोलता है इसके बारे में। ड्यूरिंग इमरजेंसी में देखो इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं पहले ही जान लो, 352, 356, 360। एक को कहते हैं हम लोग क्या, नेशनल इमरजेंसी, एक को कहते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, और एक को बोलते हैं हम लोग फिनेंशियल इमरजेंसी। तो बेटा ऐसी बहुत सारी इमरजेंसी हैं जो कभी कभी आ जाती हैं, ठीक है। कुछ नेशनल इमरजेंसीज में आती हैं, कुछ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का पार्ट होती है, कुछ फिनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है
कि जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, ठीक है, उस समय पार्लियामेंट ऑथराइज्ड है कि वो जो लॉ बनाएगी, ठीक है, पार्लियामेंट ऑथराइज्ड है जो लॉ पार्लियामेंट बनाएगी वो पर्टिकुलर स्टेट पे या होल इंडिया पे लागू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कैसे होगा देख लीजिए भाई साहब। आर्टिकल जो 335 है, सॉरी 355 जो आर्टिकल है आपका, ठीक है, 355 क्या कहता है कि ये ड्यूटी है यूनियन की कि इंडिया को प्रोटेक्ट करे जब इंडिया पे खतरा हो। ठीक है, ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी है यूनियन की कि प्रोटेक्ट करे इंडिया को व्हेन देयर इज थ्रेट टू इंडिया। ठीक है, तो भैया अगर ड्यूटी है तो कौन लॉ बनाएगा? यूनियन। और यूनियन का मतलब क्या? पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। ये ऐसा आर्टिकल 355 बोल रहा है। ठीक है, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी कौन बनाएगा? यूनियन यानी पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। ड्यूरिंग इमरजेंसी यहाँ पर ही है। ठीक है, ये ले लीजिए। उसके बाद देखिए आर्टिकल 356 इसी में क्या बोल रहा है कि जब कोई स्टेट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग व्हेन स्टेट इज नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग एज पर COI, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर कोई स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है तो उस समय आर्टिकल 356 एक राइट दे देता है कि सारी पावर किसको चली जाए? यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन बॉडी, पार्लियामेंट के पास चली जाए। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास जाएगी तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, यानी कि पार्लियामेंट्री शासन लग जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर जो यूनियन से लॉ बनेगा, जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वो एप्लीकेबल हो जाएगा बच्चों। ठीक, समझ में आ गया? अब ज़्यादा मैं बार बार रिपीट करके कन्फ्यूज़न नहीं करूँगा आपको, आप खाली इतना समझ लीजिए। ड्यूरिंग इमरजेंसी 352, 356, 360, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, फिनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट रूल बनाएगी। आर्टिकल 355 कहता है कि यूनियन को लॉ बनाना चाहिए जब देयर इज़ थ्रेट टू इंडिया। आर्टिकल 356 कहता है कि जब भी प्रॉपर फंक्शनिंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं बना रहा, मतलब नहीं कोई स्टेट फॉलो कर रहा है COI को, तब आपका यूनियन पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। क्लियर है? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आएंगे हम नेशनल इंटरेस्ट पे। ठीक है, दिख रहा है नेशनल इंटरेस्ट, आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट में क्या आता है कि आप सभी को पता है RS का क्वार्टर, सॉरी RS की बात कर रहे हैं ना हम लोग, राज्यसभा की बात कर रहे हैं। राज्यसभा क्या है? इसको हम वॉइस ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, या हम इसे काउंसिल ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन केस जब राज्यसभा बोल रहा है कि पार्लियामेंट्री शासन लगाना बेहतर है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे, तो क्या दिक्कत है? पार्लियामेंट शासन लगा दीजिए। ठीक है, कि राज्यसभा ने खुद बोल दिया, ये अनाउंस कर दिया, मीन्स राज्यसभा इज सेइंग दैट इट इज़ गुड दैट पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, यानी कि अगर राज्यसभा यानी कि वॉइस ऑफ द स्टेट या काउंसिल ऑफ द स्टेट ने बोल दिया कि यूनियन यानी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है, तो बिल्कुल बना सकती है। ठीक है, तो वो क्या करेगी? किसी भी स्टेट के लिए लॉ बना सकती है। ठीक है, क्लियर है?
when Rajya Sabha says that it is good that Parliament should make a law on a particular subject matter, that means कि यूनियन ऑथराइज्ड है किसी भी स्टेट लिस्ट में छेड़छाड़ करने के लिए। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, जो स्टेट अभी तक स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के लिए कानून बना रहा था, लेकिन जब खुद राज्यसभा ने बोल दिया, वॉइस ऑफ द स्टेट ने बोल दिया कि ये बेहतर हो जाएगा कि अगर यूनियन ही स्टेट के लिए कानून बना दे, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो नेशनल इंटरेस्ट के केस में आपका जो है, जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास आ जाती है? पार्लियामेंट के पास आ जाती है बच्चों, ठीक है। क्लियर है? ठीक, अब नेक्स्ट आगे बढ़ें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 2 or more than 2 स्टेट्स। आर्टिकल 252 क्या कह रहा है देखिए, 2 or more than 2 स्टेट्स आते हैं आर्टिकल 252 के अंदर बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक स्टेट्स, ठीक है, when 2 or more than 2 स्टेट्स रिक्वेस्ट, किससे रिक्वेस्ट करेंगे बताइए, किससे रिक्वेस्ट करेंगे? पार्लियामेंट से, यानी कि यूनियन से रिक्वेस्ट करें। जब 2 या 2 से अधिक स्टेट्स पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे लिए संवैधानिक कोई कानून बना दीजिए, तो पार्लियामेंट यानी यूनियन के पास पावर आ जाती है। यूनियन इन केस ऑफ 2 or more than 2 स्टेट कैन मेक लॉ, कैन मेक्स लॉ, ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक स्टेट्स खुद कह रहे हैं कि भैया हमारे लिए कानून बना दो, तो बना देगी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? बट लेकिन एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, कि जो लॉ वो बनाएगी वो इन्हीं 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए लागू होंगे जो मांग रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये लॉ बना देगी तो अदर स्टेट्स के लिए भी लगेंगे, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेट के लिए रूल फॉलो होगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक, इसके बाद देखिए इंटरनेशनल ट्रीटी देख लीजिए। इंटरनेशनल ट्रीटी आर्टिकल 253, ठीक है। अब इंटरनेशनल ट्रीटी में क्या कह रहा है? अगर इंटरनेशनल कोई ट्रीटी यानी एग्रीमेंट, ट्रीटी का मतलब एग्रीमेंट, अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है मेरे बच्चों, ठीक है, उस केस में यूनियन जो है वो टच कर सकता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है, और स्टेट कुछ नहीं बोलेगा। आपने देखा होगा राफेल का जो सौदा हुआ था, ठीक है, तो स्टेट उसमें कुछ नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, ठीक है। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट जब भी होंगे तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट है, वो शांत बैठ जाएगी और यूनियन अपना काम करेगी, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी में क्या होगा बच्चों? इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी में क्या हो जाएगा कि जब भी, जैसे आपका आर्टिकल 249 है और आर्टिकल 250 है, यानी कि इसमें से एक है इमरजेंसी वाला, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट और इमरजेंसी के जो केसेस होंगे, ठीक है, जब भी ऐसा होगा कि आर्टिकल 249 और 250 इन दोनों के केसेस में, यानी कि ड्यूरिंग इमरजेंसी और नेशनल इंटरेस्ट के केस में, अगर मान लीजिए कोई लॉ पार्लियामेंट का है, पहले से चल रहा है, ठीक है, लॉ ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है,
और कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है जो स्टेट का है, स्टेट का कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है, और ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है ना बेटा, ये मान लो अपोज कर देता है, मना कर रहा है, ठीक है, और जो पार्लियामेंट का लॉ है वो कह रहा है कि नहीं, ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड नेशनल इंटरेस्ट आपको ये फॉलो करना है, ठीक है, फॉलो दिस। और स्टेट अपोज कर रहा है, स्टेट कह रहा है डोंट फॉलो, ठीक है, तो क्या होगा? तो इस केस में बच्चों क्या होता है कि आपका यूनियन लॉ जो है प्रिवेल करता है, ठीक है, यानी कि आप किसकी सुनेंगे? यूनियन लॉ की सुनेंगे। तो यहाँ पर भी यूनियन जीत गए, ठीक है, जीत हार के सौदे में फ़ायदा यूनियन लॉ का है, समझ लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद देखिए रिपग्नेंसी का केस आता है। रिपग्नेंसी आर्टिकल 254, ठीक है। रिपग्नेंसी का केस क्या है? ये कह रहा है इन केस ऑफ नॉर्मल लॉ, यहाँ तो इमरजेंसी की बात हो रही थी बच्चों, यहाँ इमरजेंसी की बात हो रही थी, इमरजेंसी और नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही थी। यहाँ कह रहा है रिपग्नेंसी में इन केस ऑफ नॉर्मल लॉ, अगर कभी स्टेट के लेजिस्लेचर में और यूनियन के लेजिस्लेचर में, ठीक है, अगर स्टेट के लेजिस्लेचर में और यूनियन के लेजिस्लेचर में कभी भी ऐसा आपको देखने को मिलता है कि डू और डोंट वाला, ठीक है, तो भी क्या होगा सिंपल केस में भी आपका, तो जो यूनियन लेजिस्लेचर है, यूनियन जो लॉ है वो हमेशा प्रिवेल करेगा, यूनियन लॉ ऑलवेज प्रिवेल, ठीक, ये समझ में आया? ये समझ में आया बच्चों? ये सिंपल वाले केस में हमेशा यूनियन ही जीतेगा। इमरजेंसी में क्या होगा आपका, इस जो यूनियन लॉ बनाएगा वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे एक डॉक्ट्राइन है जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस, ठीक है। क्या कहते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस आखिर क्या कहता है कि तुम कैसे जानोगे कि जो स्टेट लॉ है और जो यूनियन लॉ है इन दोनों में रिपग्नेंसी, हाउ डू यू नो, ठीक है, या हाउ वी कैन नो दैट रियली स्टेट लॉ एंड यूनियन लॉ हैज़ रिपग्नेंसी, NANC, रिपग्नेंसी है, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू द एसेंस ऑफ लॉ बच्चों, यानी जो बेसिक कोर ऑफ द लॉ है, ठीक है, एसेंस ऑफ द लॉ है, जो उस लॉ का मीनिंग है बच्चों, उसको समझना होगा। उसको समझने के लिए आपको स्टेट के लेजिस्लेचर को और आपके यूनियन के लेजिस्लेचर को पढ़ना होगा बहुत ध्यान से, ठीक है। और पढ़ाई करने के बाद, ठीक है, जो डू एंड डोंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि यूनियन कह रहा है डू और स्टेट का लेजिस्लेचर कह रहा है डोंट, क्या आप ये काम नहीं कर सकते? ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। डू और डोंट्स की जो सिचुएशन बनेगी, सो यूनियन जो लेजिस्लेचर है वो तो प्रिवेल करता ही है, आपको पता ही है, ठीक है। बट डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस बोल रहा है कि रिपग्नेंसी क्या है, कैसे हुई है, वो जानने के लिए आपको एसेंस ऑफ द लॉ को पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई ज़रूरी है बच्चों, हमेशा देखें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो चाहे जिस चीज़ की बात करो, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो पढ़ना ज़रूरी है। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों पालन करना चाहिए और क्यों पालन नहीं करना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, ठीक है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। अभी मैं इसकी आपको एक समरी बता देता हूँ। तो इस जो हमने अभी तक पढ़ा,
इसकी कुछ समरी निकल के आ रही है आपको, आपके दिमाग में जा रही है? समरी क्या आ रही है? देखिए, समरी आ रही है पहला तो क्वाज़ाई फेडरल स्टेट आ रही है एक तो, दूसरी आ रही है यूनिटरी टिल्ट आ रहा है, और तीसरा आ रहा है फेडरलिज्म। ठीक, ये तीन इसके जो है कंक्लूजन पॉइंट बने हैं, तीन कंक्लूजन पॉइंट है बच्चों इस चीज़ के। तीन चीज़ें हमने जो अभी ऑपरेशन किया ना, उससे तीन चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहला कि हमारा जो लेजिस्लेचर है, जो हमारा कानून है, जो हमारा संविधान है, वो क्वाज़ाई फेडरल है। क्वाज़ाई फेडरल का मतलब क्या होता है बच्चों? क्वाज़ाई फेडरल का मतलब होता है कि आपको एक चीज़ हमेशा देखने को मिल रही होगी कि हर चीज़ में जो है स्टेट जीत रहा है। ठीक है, तो ये क्वाज़ाई फेडरल है। ठीक है, पार्शल जो मेन पार्ट है वो आपका यूनियन का है और लेस ऑफ दी पार्ट आपका स्टेट का है। ठीक है, तो कुछ स्टेट का और कुछ आपका जो है यूनियन का है, तो ये क्वाज़ाई फेडरल हो गया। कुछ नेचर आपको स्टेट लेवल के देखने को मिल रहे हैं और कुछ मिल रहे हैं आपको यूनियन लेवल के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यूनिटरी टिल्ट क्या है बच्चों? यूनिटरी टिल्ट का मतलब होता है कि झुकाव जो है इसका किसकी तरफ है? यूनियन की तरफ। दो बच्चे हैं, एक है स्टेट, एक है यूनियन। तो यूनियन वाला जो बच्चा है ना बेटा, उसकी बहुत चल रही है, समझ रहे हो ना? हर चीज़ में यूनियन। तो जब कभी भी स्टेट और यूनियन के बीच में घमासान युद्ध होगा तो कौन जीतेगा? यूनियन जीत जाएगा। ठीक है, तीसरा, लेकिन ऐसा हर समय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मैंने आपको कई बार बताया है कि फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और ऐसा नहीं हो सकता कि हर समय यूनिटरी की ही सुनवाई हो। ठीक है, कई सारे ऐसे केसेस होंगे जिसमें आपको फेडरलिज्म जो प्रिंसिपल है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट मीन स्टेट हैज़ द पावर टू मेक स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन हैज़ द पावर टू मेक द यूनियन लेजिस्लेचर एंड कॉन्करेंट लिस्ट। 7 शेड्यूल में ये इसमें करता है, आपको पता ही है। तो यूनियन यूनियन का बनाए और स्टेट स्टेट का बनाए, एक दूसरे में झगड़े ना हो। ठीक है, तो ये चूँकि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है तो उसको फॉलो तो करना ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप देख रहे हैं ना, दोनों की सुनाई हो रही है, दोनों को देखा जा रहा है। ठीक है, बट क्या है कि चूँकि यूनिटरी टिल्ट है, इस वजह से यूनिटरी जीत जा रहा है। ठीक, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर माथा पच्ची का माथा हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जाओ पानी पियो, रिफ़्रेश हो और आराम से लेक्चर को दोबारा से देखो, सब समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है विद आर्टिकल्स। ठीक है, तो मेरे एलएलबी के स्टूडेंट्स और मेरे इंजीनियर्स ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, जो फार्मूला बताया उसको याद करें खाली। ठीक है, आर्टिकल एलएलबी याद कर ले, इंजीनियर्स के लिए याद कर लोगे तो अच्छा है, लिख दोगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और नहीं लिख पाओगे तो कोई बात नहीं है। आप खाली ये बता देना सेंटर स्टेट के रिलेशंस ये होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो कम से कम कुछ लोगों को एक अच्छी बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।